पहला लेसन का क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र तथा क्षेत्र। आज फिजिक्स में पहला लेसन शुरू होगा और उस लेसन को पूरा क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा। उस शुरू लेसन को शुरू से अंत तक क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा। और पहला लेसन का क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ाया जाएगा, पूरा एक एक बात को क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। मतलब जितना सिलेबस है यूपी बोर्ड में, जितना सिलेबस में है सब कुछ क्या कर दिया जाएगा? बता दिया जाएगा। हो सकता है कि समय लगे, 2 घंटा समय लगे, लेकिन आज का क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा। कारण कि अगर आज खत्म ना किया जाएगा तो फिर से 7 दिन बाद आएगा संडे। कितने दिन बाद आएगा? 7 दिन बाद। फिर से 7 दिन बाद फिर से इसी बात को पढ़ोगी तो फिर से क्या हो जाएगा? कितना आदमी तो आदत भूले जाएगा। कितना आदमी आदत क्या कर सकता है? भूल सकता है। इसलिए आज कोशिश रहेगा कि आज एक आज क्या कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को। और ऐसे ही डेली 1 शॉट वीडियो आते रहेगा। फिजिक्स का लेसन 1 का 1 शॉट वीडियो है। पूरा एक लेसन को शुरू से अंत तक क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा। तो शुरू करते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। लेसन का क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और ऐसा तरीका से पढ़ाया जाएगा कि जो स्टूडेंट ना पढ़ने वाला भी हो वो भी क्या हो जाए? पढ़ ले, समझ ले, उसको भी समझ में आ जाए। तो ऐसा तरीका से इसको समझाया जाएगा। जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाए। पहली बार में ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर आधा आधा तेजी में पढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। मतलब कि ऐसा तरीका से बताया जाएगा कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको भी क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। या जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है उसको भी क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका में इसको बताया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला चैप्टर फिजिक्स में क्लास 12 का पहला चैप्टर का क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यूपी बोर्ड के पेपर में जो आता है प्रश्न उसको तो कराया जाएगा। मतलब कि ऐसा कोई बचेगा ही नहीं कि उसमें से प्रश्न ना आए। मतलब उस प्रश्न जितना आने वाला है सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे बाहर से यूपी बोर्ड के पेपर में कुछ आएगा ही नहीं। तो आज शुरू करते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला लेसन क्लास 12 का फिजिक्स का पहला लेसन वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और आज का लेसन यहीं पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो देखना है तो मेरे सन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। उस पर ये वीडियो क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले आवेश के बारे में, सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं? आवेश के बारे में, कि आवेश क्या होता है, आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश क्या होता है? आवेश किसे कहेंगे? कैमरा में देखो, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं साहब। आवेश किसे कहते हैं? आवेश क्या होता है? आप बोल सकते हो। तुम लोग का आवाज थोड़ा आएगा, मेरा क्या मैं कह, तुम लोग का आवाज थोड़ा आएगा। तुम तो बोल सकते हो। हाँ, आवेश क्या होता है तो याद रखना, किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का सबसे क्या होता है? छोटा कण होता है। टेंशन तुम लोग का आवाज नहीं आएगा, मेरा आवाज आएगा। क्योंकि मेरा क्या ना माइक है, जो इसमें सेटल उसके क्या आवाज आएगा। तुम लोग का आवाज भी आएगा तो उतना सुनाई नहीं देगा। आवेश जो होता है वस्तु का क्या होता है? सबसे छोटा कण होता है। मतलब कि अगर कोई भी वस्तु लिया जाए, देखोगे बैटरी, बैटरी में क्या लगा ऊपर रहता है? प्लस और माइनस। तो वही प्लस माइनस का है? आवेश है। तो कह सकते हैं कि आवेश किसी भी वस्तु का क्या होता है? सबसे छोटा कण होता है, जो क्या हो सकता है? प्लस में भी और माइनस में भी, दोनों में हो सकता है। जो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और इसको थोड़ा प्रैक्टिकल किया जाए तो कोई भी वस्तु किससे बना हुआ है? कोई भी वस्तु किससे बना हुआ है? कोई भी वस्तु का सबसे छोटा कण क्या है? किसी भी वस्तु का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु। किसी भी वस्तु का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, उसी कण को क्या कहते हैं? परमाणु। और परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु के अंदर नाभिक होता है, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रोटॉन रहता है। तो वही जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चीज होता है? माइनस। उसी इलेक्ट्रॉन को माइनस कहते हैं। और प्रोटॉन पर कौन सी चीज होता है? प्लस। उसी प्रोटॉन को क्या कहते हैं? प्लस कहते हैं।
मतलब कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु किससे बना हुआ है, अवेश से ही बना हुआ है। शुरुआत वस्तु के किससे हुआ है, अवेश से। अवेश के बाद परमाणु, परमाणु के बाद और सब वस्तु बने हुए हैं। असल में तो किसी भी वस्तु का सबसे छोटा कण क्या है, अवेश ही है। जो क्या होता है, या तो प्लस हो सकता है, नहीं तो माइनस हो सकता है। यहां पर अवेश का एक और चीज याद रखना कि अवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, अवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। और अवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से, कैपिटल क्यू से। और कूलाम मतलब क्या होता है, सी। कूलाम कहीं कहीं सी लिखा रहता है, इस बात को भी याद रखना। तो अवेश याद रहेगा, अवेश किसी भी वस्तु का सबसे क्या होता है, छोटा कण, जो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और अवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। कोशिश यह भी है कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो उसको भी ये क्या हो जाए, याद हो जाए। पहली बार है और बहुत आसान तरीका में है। अवेश किसी भी वस्तु का होता है सबसे छोटा कण, जो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। मतलब प्लस माइनस को ही क्या कहते हैं, अवेश कहते हैं। अवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात सुनो, यहां पर पॉइंट आता है कि अगर अवेश मतलब प्लस माइनस, अवेश मतलब प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, बात समझना क्या कह रहा है, प्लस माइनस क्या हुआ है, रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, स्थिर है, गति में नहीं है, तो क्या उत्पन्न करेगा, अवेश सिर्फ रुका हुआ है तो क्या उत्पन्न करता है, केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। केवल और केवल क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। लेकिन इस पॉइंट को एक और बात को याद रखना, जब यही अवेश, यही प्लस माइनस गति करना लगे, चलना शुरू कर दे, गति मतलब चलना शुरू कर दे, दौड़ना शुरू कर दे, तो ये क्या उत्पन्न करेगा, ये तो अवे वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, और वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, दोनों उत्पन्न करेगा ये। तो इस बात को याद रखना है कि अवेश अगर रुका हुआ नहीं है, रुका हुआ है तो केवल वैद्युत क्षेत्र, लेकिन अगर गति कर रहा है, चल रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। और पॉइंट समझो, अवेश, समान अवेश, याद रखना, समान अवेश, समान अवेश, समान अवेश समझते हो, या तो प्लस प्लस, या तो प्लस माइनस, माइनस माइनस, या तो माइनस माइनस। जानकर गलती लिख रहे हैं, गलती में मत जाइएगा। प्लस प्लस या माइनस माइनस, समान अवेश, ये क्या करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करता है। मतलब दूर दूर भागेंगे, क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। अगर विपरीत आवेश लिया जाए, विपरीत आवेश मतलब क्या होता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। मतलब ये पास पास आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पास पास। यही आवेश पेपर में आएगा तो इतना हो जाएगा ना। अवेश क्या होता है, सम सिंपल है भाई। अवेश क्या होता है, छोटा कण, कोई भी वस्तु अवेश से मिलकर बना होता है, या तो प्लस होता है, नहीं तो माइनस होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। सी, अवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से, क्यू से। अवेश अगर रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, तो क्या उत्पन्न करेगा, केवल केवल वैद्युत क्षेत्र। लेकिन अवेश जब चलने लगे, दौड़ने लगे, तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। समान अवेश या तो प्लस प्लस, नहीं तो माइनस माइनस, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत अवेश या तो प्लस माइनस, नहीं तो माइनस प्लस, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। असल में यह अवेश खत्म हुआ। पेपर में आएगा तो लिख लोगे ना, क्या होता है अवेश, लिखवाने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो कमेंट में लिख दो नोट्स, तब आप लोग को नोट्स जरूर मिल जाएगा। असल में समान अवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित और विपरीत अवेश आकर्षित करेगा। अब आते हैं अवेश के प्रकार पर। अवेश के प्रकार, अवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना, अवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। वही भाई, जो पहला होगा वो कौन सा अवेश होगा, घनात्मक अवेश, घनावेश, घनात्मक अवेश। और जो दूसरा होगा वो कौन सा अवेश होगा, ऋणात्मक अवेश। तो हम सिंपल है, आज जो पढ़ लेगा उसको दोबारा एक लेसन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे बाहर बोर्ड के पेपर में आएगा ही नहीं प्रश्न, बस यही का यही प्रश्न आएगा। अवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनात्मक अवेश और ऋणात्मक अवेश। समझ में। अब देखो तो कैमरा में देखो, तो लिखने वाला आ रहा है ना, राइटिंग वाला आ रहा है ना,
जो लिखे हैं। अवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, घनात्मक अवेश और ऋणात्मक अवेश। कभी कभी घनावेशित या ऋणावेशित का अर्थ पूछ लेता है। कभी कभी किसका अर्थ पूछ लेता है? घनावेशित या ऋणावेशित का पूछ लेता है, अर्थ पूछ लेता है कि घनावेशित किसे कहेंगे। कहिए कि अभी सांस लेना शुरू कर दे, इतना जल्दी? अभी तो क्लास बहुत लंबा चलने वाला है। तुम लोग कहोगे कि 2 घंटा का नहीं चलेगा, तो हम 4-5 घंटा लगातार पढ़ाते हैं। पहले ही बता दे रहे हैं, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। जब लगातार 4-5 घंटा पढ़ा दे रहे हैं तो आज पढ़ाने में क्या दिक्कत है? तुम लोग को देख लेना है, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य बनाना है। बहुत जल्दी आज एक लेसन खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। घनावेशित और ऋणावेशित का अर्थ क्या होता है? तो पता है घनावेशित और ऋणावेशित का अर्थ क्या होता है? घनावेशित या ऋणावेशित किसे कहेंगे? बस समझो, ठीक है। देखो, घनावेशित लगता है, घनावेशित है तो उस पर प्लस आएगा। प्लस लेकिन आएगा कैसे? प्लस उस पर आएगा कैसे? जब अपना में से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर देगा। सिंपल कहें, घनावेशित मतलब ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। उसकी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन अपना में से निकाल कर दान करेगा। आदमी को लगता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो माइनस आएगा। ना भाई, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसी को कर्जा दे रहा है। मान लो कि हम ही रुपया किसी को कर्जा दे, तो हम प्लस में जाएंगे कि माइनस में जाएंगे? प्लस में जाएंगे, क्योंकि कर्जा जितना दे रहे हैं उतना हम ऊपर प्लस लग रहा है। और जो कर्जा ले रहा है वो किस में जाएगा? माइनस में जाएगा, कहीं वो कर्जा क्या कर रहा है? ले रहा है। वही बतिया है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब उसके ऊपर कौन सा चिन्ह आने वाला है? प्लस। प्लस आने वाला है। इलेक्ट्रॉन की कमी तो याद रखना, पेपर में पूछता है, सवाल दिया रहता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? घनावेशित हो रहा है वो। और कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले रहा है तो उसका मतलब वो क्या हो रहा है? ऋणावेशित हो रहा है। ऋणावेशित हो रहा है। और समझ में ये होता है घनावेशित और ऋणावेशित का अर्थ। कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब वो घनावेशित हो रहा है, और कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब वो क्या हो रहा है? ऋणावेशित हो रहा है। समझ में इतना? अब आगे चलते हैं। देखो, ये स्पीड के साथ खत्म हो रहा है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगला नंबर, अगला नाम है चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा विद्युत रोधी। चालक किसे कहते हैं? चालक किसे कहेंगे? ऐसा वस्तु जिसमें किसका प्रवाह हो? विद्युत का प्रवाह हो, जो चले, जिसमें विद्युत चले। चालक मतलब चले। चालक मतलब चले। क्या चलेगा इसके अंदर? विद्युत चलेगा। तो अगर किसी वस्तु के अंदर विद्युत चल रहा है मतलब वो क्या है? चालक है। जैसे में मनुष्य, हम लोग भी चालक हैं। किसी को यकीन ना हो तो लाइन के तार छू देना, हाँ, तो खुदे पता चल जाएगा कि चालक है कि नहीं चालक है। असल में हाँ। तो मनुष्य भी चालक है, जीव जंतु भी चालक है, पेड़ पौधे भी क्या है? चालक है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना चांदी, ये सब क्या है? चालक है। विद्युत रोधी, नमवे है विद्युत रोधी। विद्युत को क्या करे? रोक दे। जो विद्युत को रोक दे मतलब अंदर विद्युत का प्रवाह ना होने दे, अपने अंदर विद्युत का प्रवाह ना होने दे, वो क्या कहलाता है? विद्युत रोधी कहलाता है। जैसे में प्लास्टिक, रबड़, कांच, ये सब आ जाएगा विद्युत रोधी में। क्या आ जाएगा? ये सब रबड़, प्लास्टिक, कांच, ये सब किस में आ जाएगा? विद्युत रोधी में। क्योंकि इसके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। हाँ, सूखा लकड़ी आएगा, भीगा हुआ न समझना, भीगा हुआ से मत तारेती करने लगाना, तो लाइन मार देगा ना, अगर 5 दिन। हाँ, पेड़ है तो पेड़ में लकड़ी है ना है, जब पेड़ में लाइन आ जा रहा है तो लकड़ी में लाइन तो है ही, हरा लकड़ी में, लेकिन सूखा हुआ लकड़ी रहेगा उसमें लाइन नहीं। ये होता है। शायद चालक विद्युत रोधी समझ में। चालक मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह हो, और विद्युत रोधी मतलब जो विद्युत को रोक दे, अपने अंदर आने ना दे, वही क्या होता है? विद्युत रोधी का होता है।
जैसे हम बता दिए हैं, मनुष्य, रबर, प्लास्टिक, कांच, ये क्या कहलाएगा? चालक। ये कहलाएगा विद्युत रोधी। और मनुष्य, पेड़ पौधे, लोहा, तांबा, ये सब क्या कहलाएगा? चालक। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ना है अवेशन के प्रकार। अब क्या पढ़ना है? अवेशन के प्रकार, कि अवेशन कितने प्रकार का होता है। अवेशन के प्रकार, अवेशन कितने प्रकार का होता है, या सबसे पहले अवेशन के प्रकार जानने से पहले जान लेते हैं कि अवेशन क्या होता है, उसके बाद इसका प्रकार जानते हैं। क्या जानते हैं कि अवेशन क्या होता है? अवेशन किसे कहेंगे? अवेशन किसे कहेंगे? तो अवेशन क्या होता है? क्या होता है अवेशन? काफी पढ़ रहा है, काफी उस समय देखो, काफी बंद कर दो, अभी दिमाग में देखो लड़का, काफी बाद में देखना, अभी दिमाग में देखो, काफी तो देखना ही घर है। तो अवेशन किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाए, तो आवेश देने की जो प्रक्रिया होगी वही क्या होगा? अवेशन। मान लो कि हम ही किसी को रुपया देना चाहते हैं, तो रुपया देने की भी प्रक्रिया होती है। मान लो किसी को घूस देना चाहते हो, तो सामने से नहीं दोगे ना, लुकवा के दोगे कि नहीं, नीचे से दोगे। देखते नहीं पुलिस को घूस कैसे दे देता है? ब्रेंच के नीचे से घुस दो, टोपी में छुपा के घुस दो। घूस भी देने की प्रक्रिया क्या होती है? अलग अलग होती है। तो वैसे ही आवेश देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवेशन कहते हैं। तो आवेश देने की जो प्रक्रिया होगी, आवेश देने की जो प्रक्रिया होगी, आवेश देने की प्रक्रिया, उसी को क्या कहेंगे? अवेशन कहेंगे। अवेशन कितने प्रकार का होता है? अवेशन 3 प्रकार का होता है, याद रखना। अवेशन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। जो पहला अवेशन होता है उसे कहते हैं घर्षण द्वारा अवेशन। घर्षण द्वारा अवेशन। घर्षण द्वारा अवेशन मतलब क्या होता है? रगड़ का अवेशित किया जाए, किसी को क्या किया जाए? रगड़ का अवेशित किया जाए। तुम तो 10 मिनट में 20 वाली सांस ले लियो, अब तुम सो मत जाना आधा घंटा बाद। घर्षण द्वारा आवेशन मतलब किसी को क्या किया जाए? रगड़ का आवेशित किया जाए। अगर किसी को रगड़ का आवेशित किया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन कहेंगे। जानते हैं इसका उदाहरण? पेन देखते हैं नहीं हो, पेन सिर में रगड़ते हैं तो क्या होता है? छोटे छोटे वस्तु को क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। करता है कि नहीं करता है? क्या होता है? क्या कि जो पेन को जब बाल में रगड़ते हैं तो पेन क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। और समझ में, जब पेन आवेशित हो जाए, मतलब पेन पे माइनस आ जा रहा है, तो प्लस वाले को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो इसे ही क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। आवेशन कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्योंकि पेन को रगड़े तो पेन में आ गया, पेन आवेशित हो गया, अब छोटे छोटे एथी को क्या करने लगा? आवेशित करने लगा। तो इसे कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा जो नंबर है वो है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, हाँ, चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन मतलब क्या होता है? कि स्पर्श करके, छू के आवेशित किया जाए। और समझ में, अगर किसी वस्तु को छू कर आवेशित कर रही हो, छू कर, तो उसे क्या कहोगी? चालन द्वारा आवेशन, स्पर्श करके। तीसरा, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए किसी वस्तु को आवेशित कर दे रहे हो, बिना स्पर्श किए, तो वो क्या कहलाएगा? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाएगा। और समझ, आवेशन क्या होता है? एकदम सिंपल है। आवेशन क्या होता है? आवेश देने की प्रक्रिया कितने प्रकार का होगा? 3। घर्षण, रगड़ के आवेशित करो। चालन, स्पर्श करके। और प्रेरण, बिना स्पर्श किए आवेशित करो। यही 3 प्रकार का होता है आवेशन। अब आगे चलते हैं। इतना समझ में आया होगा क्या क्या पढ़ा दिए अभी तक? और बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, और बहुत आराम से भी पढ़ा रहे हैं। स्पीड भले है लेकिन बहुत आराम से है। आवेशन तक का हो गया, खत्म हो गया। आवेश खत्म हो गया। आवेश के प्रकार, घनावेशी, निरावेशित का अर्थ और आवेशन खत्म हो गया। आगे चलते हैं। अगला नंबर है वैद्युत आवेश के मूल गुण।
वैद्युत आवेश के मूल गुण। आज जो कोचिंग में नहीं आया उसका नुकसान ही होगा, इसलिए नुकसान होगा कहीं एक लेसन आज का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दोहराने को मिल जाएगा। अब पता ना दोहराने को कब मिले, कहीं फिजिक्सो चल रहा है, केमिस्ट्री में चल रहा है, तो हो सकता है कि कब खत्म होगा कोई ठीक नहीं रहेगा। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों साथ साथ ना खत्म होगा, भाग 2 कब खत्म, इस तरह से जल्दी मान लो कि अगस्त बस इतनी पढ़ाते फिजिक्स पढ़ाते हैं तो अगस्त सितंबर तक खत्म हो जाता है। केमिस्ट्री भी ना है तो 1-2 महीना और ज्यादा लगेगा, दोनों चलना है। लेकिन आज जो पढ़ लेगा उसका कहानी यहीं पर हो जाएगी, एक लेसन क्या कर लेगा, दोहरा लेगा, और इसलिए एक लेसन का बहुत जल्दी क्या होगा, टेस्ट होगा। पढ़ा तो दिए ही है, टेस्ट हो जाएगा, काम खत्म। ऐसा ही चलता रहेगा प्रत्येक संडे, हर संडे, सभी संडे को, इसके बाद से आने वाला संडे को हमेशा एक एक लेसन क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। अगर आज एक लेसन खत्म कर देंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, अगला संडे को भी एक लेसन खत्म होगा। लेकिन आज अगर रुक गए, समझ जाओ कि सब रुकते रुकते धीरे स्पीड धीरे हो जाएगा, सोचेंगे चलो अगला संडे आने दो, तब देखा जाएगा। इसलिए तो आज इसको पूरे कोशिश है कि क्या किया जाए, खत्म किया जाए, समय कितना भी लगे, लेकिन 2 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। विद्युत आवेश के मूल गुण। तो विद्युत आवेश के कितने मूल गुण होते हैं, तो याद रखना, विद्युत आवेश के 4 मूल गुण होते हैं कि 3 होते हैं। देखो गधई को याद नहीं है, मुड़ी हिला रही है सब। 3 होते हैं, 3, 4 नहीं, क्या होते हैं, 3। 2 लिखवाए हैं, 3 दिया है बुकों में। पहला दिया होगा आवेशों की योजिता, आवेश संरक्षण के नियम, और आवेशों का क्वांटमीकरण। तो 3 न हुआ। पहला समझते हैं, विद्युत आवेश के मूल गुण कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं आवेशों की योज्यता। आवेशों की योजिता, आवेशों की योजिता मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझो। आवेशों की योजिता क्या होता है, योजिता मतलब योग, योग मतलब जोड़। जब आवेश को तुम जोड़ दोगी तो उसे ही क्या कहोगी, आवेशों की योजिता। मतलब सिंपल है, आवेश को बीजगणितीय नियम से, बीजगणितीय नियम समझ में आता है, अरे भाई हाँ, जो हम लोग गुणा भाग शुरू से करते आए हुए हैं, जो बचपने से करते हैं, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ये सब गुणा भाग शुरू से नहीं करते हैं, वैसे ही तुम इसको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। क्या है कि जो आवेश होता है वो अदिश राशि होता है। आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। जब दिशा से कोनो मतलब नहीं है तो जो नियम जानते हैं, जो तरीका से पढ़े हैं मैथ, उस तरीका से इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे समझो, जैसे मान लो दिया है कहीं पर 5 कूलाम प्लस में, -2 कूलाम माइनस में, और 3 कूलाम प्लस में। जो इसको बताना है कुल कितना मान होगा, तो जोड़ दो, कुल आवेश का मान कितना होगा। तो 5 में 2 घटाएंगे, प्लस माइनस से घटाएंगे, ना कि जोड़ना है तो सब जोड़, माइनस वाला तो जोड़ देंगे। अरे माइनस रहेगा तो घटाएंगे भाई, प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, यही नहीं जानते हैं, वही काम करेंगे यहाँ पर भी। ये मतलब नहीं है कि माइनस से भी क्या कर दे, जोड़ दे। तो योजिता मतलब ये ना होता है, जो बीजगणितीय नियम से जो करते हैं और उसी को करेंगे हल। तो 5 कूलाम 2 कूलाम, 5 कूलाम में से 2 कूलाम घटाएंगे तो 3 कूलाम, और 3 कूलाम में 3 कूलाम जोड़ेंगे तो 6 कूलाम। तो कुल आवेश का मान कितना हो जाएगा, 6 कूलाम। तो ऐसे इसको जोड़ सकते हैं। जो मैथ का नियम जानते हैं, जो मैथ का तरीका से पढ़े हैं, उस तरीका से इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बस देखना तुम लोग को नींद ना आ जाए। कि पढ़ाई एक चीज है जिसमें क्या आता है, नींद आता है। अगर पढ़ाई बंद कर देना अभी तुरंत, अभी नींद भाग जाएगा तुरंत। बस नींद इसलिए आ रहा है कि पढ़ाई रोक दिया जाए। दूसरा है आवेश संरक्षण के नियम। दूसरा क्या है, आवेश संरक्षण के नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, नष्ट किया जा सकता है। बस क्या किया जा सकता है, हस्तांतरित। हाँ, आवेश को ना तो तुम उत्पन्न कर सकती हो, ना ही तुम इसको क्या कर सकती हो, नष्ट कर सकती हो। ना ही क्या कर सकती हो, नष्ट। बस क्या कर सकती हो, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकती हो, केवल और केवल हस्तांतरित कर सकती हो। अरे भाई आवेश को कैसे नष्ट कर देंगे, जब हम खुद आवेश से बने हुए हैं तो कैसे आवेश को नष्ट कर पाएंगे। जब आवेश को नष्ट कर देंगे तो खुद नष्ट नहीं हो जाएंगे, तो ठीक से आवेश को नष्ट नहीं कर सकते हैं। आवेश को केवल क्या कर सकते हैं, एक वस्तु के दूसरे वस्तु में भेज सकते हैं। यहां पर सूत्र भी याद रखना है, Q मतलब आवेश, Q का सूत्र क्या होता है, Ne। Q बराबर Ne। N क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है।
ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -19 कूलाम होता है। इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। लेकिन किताब देखने की जरूरत नहीं, किताब फेल है इसके सामने। सब एक एक बात को, पॉइंट को लिखवाया जा रहा है, बिल्कुल सही सही लिखवाया जा रहा है, कुछ भी गलती नहीं होगा। एन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। यही आवेश संरक्षण का नियम। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या है? जो तीसरा है वो है आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण। तो आवेशों का क्वांटमीकरण मतलब क्या होता है? बहुत आसान भाषा में समझो। आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। Q बराबर Ne। तो Q बराबर जब Ne होता है, N यहां पर क्या है और बताएं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आवेशों का क्वांटमीकरण यही बताने की कोशिश करता है कि जो N होगा वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन 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 आवेश कभी भी भिन्न वाला, दशमलव वाला नहीं हो सकता है। असल में आवेश कभी भी जो N का मान होगा वो कभी भी किस में नहीं होगा? दशमलव में, भिन्न में, यही नहीं होगा। नहीं तो N का मान किस में होगा? गुणज के रूप में होता है। +1 +2 +5 पूर्ण रूप में होगा, पॉइंट वाला, दशमलव वाला नहीं होगा। यही कहता है आवेशों का क्वांटमीकरण कि जो N का मान होगा हमेशा पूर्णांक के रूप में होगा, प्लस माइनस जीरो होगा, लेकिन कभी भी दशमलव भिन्न वाला नहीं होगा। तो इस तरह आवेशों की योजिता क्या हो गया? खत्म हो गया। आवेशों की योजिता कितना होगा? 3। पहला आवेशों की योजिता, आवेशों का मूल गुण कितना होगा? 3। पहला आवेशों की योजिता, दूसरा आवेशों का संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम, और तीसरा आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों को जोड़ सकती हो, आवेश को ना नष्ट कर सकती हो, ना ही उत्पन्न कर सकती हो। आवेश हमेशा N का मान होगा हमेशा किसके रूप में होगा? पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो आवेशों का मूल गुण खत्म हो गया। यूट्यूब पे जितना आदमी देख रहा है, फेसबुक पर, मेरे चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को इतना शेयर कर लो कि जो क्लास 12 में स्टूडेंट हैं, जो आसान तरीका में पढ़ना चाहते हैं, उनके पास मेरे वीडियो का हो जाए, पहुंच जाए। आगे चलते हैं। आगे जो है वो क्या है? आगे जो है वो है कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम पेपर में आने वाला प्रश्न है, बहुत बार पेपर में आया कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो अब समझते हैं कूलाम का नियम किसे कहेंगे। कूलाम का नियम किसे कहेंगे, पहले ही बता दे रहे हैं। ये कूलाम एक विज्ञानी का नाम है। कूलाम किसका नाम है? विज्ञानी का नाम है। तो कूलाम के विज्ञानी का नाम, इन्होंने अपना नियम दिया, इसलिए इसे किसका नियम कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। इन्होंने क्या बताया? तो देखो बात समझो, अब नहीं, बहुत आसान तरीका में समझोगे। बात सुनो। Q1 Q2 दो गो आवेश रख दिए, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। तो ये बताओ, जब दो आवेश रख दिए हैं यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2, और बीच की दूरी कितनी है? R है। तो बताओ, जब दो आवेश रखे हैं तो क्या दोनों एक दूसरे पर बल नहीं लगाएंगे भाई? यही बताएं। अगर दोनों प्लस में रहता तो कौन सा बल लगाता? प्रतिकर्षण बल। दोनों माइनस में रहता तो कौन सा बल लगाता? प्रतिकर्षण बल। लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में, तब जाके आकर्षण बल। अभी तुरंत बताएं तो फिक्स है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बल जरूर रखे लगेगा। तो उस बल का मान कितना होगा वो किसने बताया था? कूलाम ने बताया था। क्या बताया था समझो। अगर इस बल का मान निकालना चाहते हो तो ये बल जो होता है, जो F होता है, वो अनुकरणपाती होता है दोनों के गुणा का, मतलब Q1 और Q2 के गुणा का, और बीच के दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बताया था कि अगर तुम बल का मान निकालना चाहते हो, तुम ये पता करना चाहते हो कि इनके बीच कितना बल लगा है, तो दोनों को क्या कर दो? गुणा कर दो। गुणा कर दिए, और बीच की दूरी का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो।
बटा के नीचे व्युत्क्रमपाती होता है। इसी को कौन सा नियम कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। अब अनुक्रमपाती का चिन्ह हटाना चाहो तो किसका चिन्ह आएगा? बराबर का चिन्ह आएगा। और ये बराबर आएगा तो क्या आएगा? नियतांक आएगा। तो नियतांक यहाँ पर क्या आता है? के आता है। तो के Q1 Q2 और बटा के नीचे आर स्क्वायर। जो के का मान होता है वो होता है 1/4πε0 और इसका मान 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर ये होता है। इस एप्सिलॉन पूर्व 4 के बारे में तो सब कुछ कोई जानता होगा। 4 क्या है? नहीं जानता है। 4 क्या है? 4 संख्या है भाई। 4 इसमें क्या सोचना है? अब पूछ दिया जाए 5 का है तो आदमी सोच रहे 5 का है। 5 संख्या है भाई। 4 क्या है? संख्या है। पाई का मान तो जानता ही होगा आदमी, 3.14। लेकिन हम किसका मान नहीं जानते हैं? एप्सिलॉन 0 का मान नहीं जानते हैं। इसका मान जानता है क्या होता है। तो जो एप्सिलॉन 0 किसे कहते हैं? क्या होता है? निर्वात की विदुशीलता होता है। जो एप्सिलॉन 0 होता है वो होता है निर्वात की विदुशीलता। निर्वात की विदुशीलता। और जो इसका मान होता है वो होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ये होता है। ऐसा में बोलना लड़की पहली बार पढ़ रही इसलिए कह रहे हैं। अगर तुमको समझ में आ गया तो जितना मेरे यूट्यूब पर देख रहे हैं उस सबको समझ में आ जाएगा। कहीं जो दूसरी बार पढ़ रहा है वो तो समझ में आ ही रहा होगा उसको। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको समझाना है। जो आज तक को फिजिक्स नहीं पढ़ा है उसको समझाना है। जो आज तक जो फिजिक्स के पी नहीं जानता है उसको फिजिक्स का ये रिलेशन समझा देना है। बोलो ऐसा में क्या क्या बताएं? सिंपल बताएं कि जो ये कूलाम का नियम बताया था किसने? कूलाम का नियम दिए थे 2 गो बीच में कितना बल लगेगा 2 गो रख दोगे तो अनुक्रमपाती Q1 Q2 बटा के नीचे आर स्क्वायर। अनुक्रमपाती का चिन्ह हटाना चाहो तो के का चिन्ह आएगा। के का जो मान होगा वो इसके बराबर होगा। इसका मान ये होगा। ये इसका मात्रक हो गया। इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में बता दिए कि निर्वात की ये क्या है? विदुशीलता है। इसका मान क्या होता है? ये होता है। और यहां पर रख देंगे सूत्र F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 और बटा के नीचे आर स्क्वायर। ये जो निकल गया इसी को कौन सा नियम कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। यही हुआ कूलाम का नियम ये वाला। हर समझ में? इतना सब पेपर में लिखे लोगे। हर समझ में? जब पेपर में इस भाषा में लिखोगे तो तुम्हारा एग्जामिनर एक भी नंबर कम नहीं करेगा। अब मान लो आ गया कूलाम का नियम और लिख रहा है आदमी कि मोहन जाता है आम खाता है, कहां से नंबर आएगा? कुछ नंबर नहीं आएगा। लेकिन कूलाम के नियम यही लिखना है तब जाके नंबर आएगा। और समझ में? अब आता है पेपर में कबो कभी कूलाम का नियम का वेक्टर रूप। कूलाम के नियम का वेक्टर रूप कि वेक्टर रूप कैसे लिखा जाता है कूलाम के नियम का? कूलाम के नियम का वेक्टर रूप वो समझते हैं। मान लो ये 2 आवेश है Q1 Q2 बीच की दूरी कितनी है? r है। तो पहला ये हो सकता है कि Q1 Q2 पर बल लगाए। पहला क्या हो सकता है कि Q1 किस पर बल लगाए? Q2 पर बल लगाए। मतलब Q1 ज्यादा ताकतवर है किस से? Q2 से। Q1 किसको मारे? Q2 को। पहला ये हो सकता है। पहला कंडीशन क्या बन सकता है कि Q1 के कारण किस पर बल लगेगा? Q2 पर बल लगेगा। Q1 के कारण किस पर बल लगेगा? Q2 पर बल लगेगा। तो क्या होगा? कैसे लिखेंगे भाई इसको? जानते हैं हम। हाँ कैसे इसको लिखते हैं? पहले F, पहले क्या लिखेंगे? F वेक्टर बता रहे हैं। F के ऊपर T लगा देंगे। किस पर बल लग रहा है? Q2 पर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? Q2। कौन लगा रहा है? Q1। तो यहां पर क्या लिखेंगे? Q1 लिखने का तरीका बराबर। और इसको शॉर्टकट में लिखना चाहो तो F2 1 ऐसे लिख सकती हो। क्यों को गायब कर सकती हो। फिर इसका सूत्र बताए हैं ये 1/4πε0 Q1 Q2 और बटा के नीचे आर स्क्वायर। और इसकी जो दिशा होगी r, इसको दर्शाना होगा तो वेक्टर ऊपर कैप लगा दो
और यहाँ पर क्या लिख दो, सेम सेम लिख दो, 2 हुआ। दिशा दिशा बता देगी कि 2 से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक, माने 1 से कहाँ लग रहा है 2, दिशा कहाँ है 1 से 2 की ओर। दूसरा नंबर, यह भी तो कंडीशन हो सकता है कि Q2 तो Q पर भी बल लगा सकता है, यह भी तो हो सकता है कि Q2 का हो जाए, ताकतवर हो जाए, यह भी तो हो सकता है। तो Q2 किस पर बल लगा सकता है, Q1 पर बल लग सकता है। तो दूसरा कंडीशन यह होगा कि Q2 के कारण Q1 पर बल। तो लिखने का तरीका इसको क्या होगा, F Q1 Q2 बराबर F, यहां पर 1 2, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर Q1 Q2 आर स्क्वायर, और यहां पर आर वेक्टर 1 2 है तो यहां पर क्या लिख देंगे 1 2 हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, यही है। और समझ में, अब आगे कूलाम का नियम खत्म हो गया, कूलाम का नियम का वेक्टर रूप भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तुम्हारे भाई नहीं आया, वो कहाँ चल गया, ऐसे ऐसा आदमी है। बोले थे गाजी एक लेसन खत्म होगा, चलो जो ना पढ़ेगा वो यूट्यूब से पढ़ लेगा। बहुल आवेशों के बीच बल, बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, समझो क्या होता है, किसे कहेंगे। एक आवेश पर एगो आवेश रहेगा, इसको बहुत सारा आवेश क्या लगाएगा, बल लगाएगा। समझ लो कि एगो आदमी है और इसको बहुत सारा आदमी मिलकर क्या कर रहा है, मार रहा है पकड़ के, वही काम है। मान लो यहाँ पर कोई आवेश है, कौन, Q1, यहां पर बल लगा रहा है Q2, बल लगा रहा है यहाँ पर Q3, बल लगा रहा है यहाँ पर Q4, इस पर बल लगा रहा है Q5, सब इसी आवेश पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं एक ही आवेश पर। अगर Q2 बल लगा रहा है तो इसकी दिशा इधर होगी, अभी बताएं। F Q2 के कारण Q1 पर बल लग रहा है, Q1 पर तो 1 2, Q3 भी इस पर बल लगा रहा है Q1 पर, तो लिखने का तरीका क्या होगा, दिशा इधर F1 3, Q4 भी इस पर बल लगा रहा है तो लिखने का तरीका F1 4, इसको इस पर बल लगा रहा है तो लिखने का तरीका F1 5। तो बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि जब अगर कुल बल का मान निकालना चाहते हो, कुल बल का मान क्या करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो सबका क्या कर दो, सदिश योग कर दो, जोड़ दो, सदिश योग कर दो। कुल बल का मान सबके सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर कुल बल का मान निकालना चाहते हो, एफ का मान, तो कुल सदिश को जोड़ दो, 1 2 1 3 1 4 1 5, जहां तक रहेगा डॉट 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 वहां तक क्या करो, जोड़ दो। एफ वैसे ही F12 का मान क्या होगा अभी बताएं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा के नीचे आर स्क्वायर, और दिशा दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, 1 2 R12 जैसे रहेगा वैसे ही इसको दिशा दिखा देंगे, प्लस अगर इसको दिखाना होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा के नीचे आर स्क्वायर, अगर दिशा दिखाना होगा तो R13 ऐसे दिशा दिखा देंगे। ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा के नीचे आर स्क्वायर, अगर दिशा दिखाना होगा तो 1 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा के नीचे आर स्क्वायर, अगर दिशा दिखाना होगा तो R15 ऐसे हो जाएगा। लेकिन 1 2 यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर 1 3 ना होगा, और यहाँ पर 1 4 होगा, और यहाँ पर 1 5 होगा। 1 2 1 3 1 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 5 हो जाएगा। ऐसे डट डट आता रहेगा जितना भी ले लो। सब में क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो क्या क्या आएगा, Q1 Q2 बटा के नीचे आर स्क्वायर इंटू R12 Q1 Q3 बटा के नीचे आर स्क्वायर R13
Q1 Q4 बटा के नीचे R स्क्वायर R14, Q1 Q5 बटा के नीचे R स्क्वायर और R15, डॉट 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 आते रहेगा आगे तक। हर समय में 5 को लिए तो 5 के लिए निकाले, तो सभी बलों के सदिशों के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही बहुल आवेशों के बीच का बल या आधिरोपर का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। ऐसे में इतना, अब आगे चलते हैं। आगे जो है वो है विद्युत क्षेत्र। आगे क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब पढ़ना है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। और समझ में किसके बारे में पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र के बारे में, कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो उसको समझते हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्या बताओगे। रटने वाला नहीं, विद्युत क्षेत्र आखिर बनता कैसे है, पहले ये बताओ। विद्युत क्षेत्र या बनेगा कैसे। विद्युत क्षेत्र आवेश से, हाँ, या तो विद्युत क्षेत्र अगर तुमको उत्पन्न करना है, या तो प्लस लाओ नहीं तो माइनस लाओ, तो अब क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र लाने के लिए आवेश लाना पड़ेगा, या तो प्लस को नहीं तो माइनस को। तो आवेश जब उत्पन्न हो रहा है प्लस और माइनस के कारण, मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है प्लस या माइनस के कारण, तो ये बताओ जब दूसरे आवेश को इसके अंदर ले जाओगे, तो अगर मान लो कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया प्लस के कारण, प्लस के कारण क्या उत्पन्न हो गया, क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो जब इसके अंदर प्लस को ले जाओगे तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और माइनस को ले जाओगे तो आकर्षण बल लगाएगा। तो इसी बात को कह रहे हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को ले जाने पर या तो आकर्षण बल लगता है नहीं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, उसी को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे। अरे दिमाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लड़की सो मत जाना तुम धीरे धीरे। हाँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे। अभी तुरंत बताएं, किसी आवेश को ले जाओगी तो या तो आकर्षण बल लगेगा नहीं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो तीव्रता ये बताएगी कि वो कितना तीव्र है, मतलब प्लस को ले जाने पर कितना तेजी से प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, और माइनस को ले जाने पर कितना खींच रहा है, कितना तेजी से क्या कर रहा है, खींच रहा है। वही कितना तेजी से वो ले बहरी कर रहा है या खींच रहा है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे। ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू जीरो। इसका मात्रक क्या होगा, एफ का मात्रक जानते हैं न्यूटन, और क्यू का मात्रक कूलाम। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, तो याद रखना। एगो अवे और क्यू जीरो का है जानते हो ना, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। इसी को ले गया गया है पता करने के लिए कि कितना बल लग रहा है, कितना तीव्र है वो, कितना तेजी से खींच रहा है या कितना तेजी से वो बाहर कर रहा है। यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे चलते हैं। कोई भी छोड़ा नहीं जा रहा है, सब एक एक पॉइंट को बताया जा रहा है। कुछ छूट रहा है जी, कुछ भी नहीं छूट रहा है, और इससे बाहर यूपी बोर्ड के पेपर में कुछ भी आएगा नहीं। अब आगे चलते हैं। अगला हेडिंग होगा बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी बहुत चीज पढ़ना है, इसलिए अभी बोल रहे हैं, अभी अभी भी धैर्य बनाओ। हाँ, अभी बहुत चीज है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बात समझो। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश किसे कहेंगे। ऐसा आवेश ले लो जो बिंदु के समान हो,
जो ऐसा अवेश ले लो किसके समान हो, बिंदु समान हो, मतलब छोटा बहुत छोटा अवेश ले लो। मान लो यहां पर अवेश ले लिए का क्यू, जब ये अवेश ले लिए हैं भाई तो फिक्स है कि ये क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, 20 बार बता दिए। अवेश जब चल रहा है तो क्या उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। याद हो रहा है, जब ऐसे याद हो जाएगा यहीं कहीं यहीं तो पेपर में लिख पाओगे, नहीं तो काम खत्म हो जाएगा। अवेश है तो क्या उत्पन्न करेगा, फिक्स है कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसके वैद्युत क्षेत्र में आर दूरी पर एक बिंदु का रख दिए, पी रख दिए, और पी पे कौन सा अवेश रख दिए, परीक्षण अवेश Q0 रख दिए। अब हमको निकालना है कि इस अवेश के कारण इस परीक्षण अवेश Q0 पर कितना तेजी से बल लगाएगा, कितना तीव्र होगा, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे सुनो, देखो भाई और बताएं, दो गो अवेश है, एक Q है एक का है Q0। तो जब दो गो अवेश है तो दोनों अवेशों के बीच क्या लगने लगेगा, बल लगने लगेगा, बल लगने लगेगा। और बल का मान पता करना है तो कहां पर पहुंचना पड़ेगा हमको, कूलाम का नियम पर। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, अगर किसी बल का मान निकालना चाहते हो, एफ का मान निकालना चाहते हो, तो क्या होता है सूत्र, 1/4 पाई F0 इंटू Q1 होता है, लेकिन यहां पर Q है, और यहां पर Q2 होता है, लेकिन यहां पर क्या है Q0 है, और बटा के नीचे R स्क्वायर है। ये कूलाम का नियम हो गया, लिख सकते हो कूलाम के नियम से। अब आगे लिखना है हमको, क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना है। तो अब अगला लिखोगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, सूत्र क्या होता है F/Q0। एफ का मान निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, एफ की जगह पे रख दो, 1/4 पाई F0 Q0 बटा के नीचे R स्क्वायर, और बटा के नीचे क्या है Q0, इस Q0 से Q0 खत्म। तो ई का मान क्या आ गया, 1/4 पाई F0 इंटू Q और बटा के नीचे R स्क्वायर, ये आ गया मान इसका। और समझ में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना आता है, 1/4 पाई F0 Q और बटा के नीचे R स्क्वायर, और ई का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ये होता है। अब अगला हेडिंग होगा बहुल अवेशों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही ना है। उसी जैसे अभी बताए थे वो वाला वैसे ही सेम टू सेम होगा। ये भी यहां पर एक बिंदु रहेगा P, और इस पर बहुत सारे अवेश, बल लगाएंगे, बल नहीं निकालना इस बार, तीव्रता लगाएंगे, कितना तीव्र है, Q1 Q2 ये Q3 इधर मान लो Q4, ऐसा लगाते रहेंगे। Q1 जो लगाए है उसकी तीव्रता को क्या कहेंगे, E कहेंगे। P पर तीव्र कितना तीव्र है, तो P1, 2 के कारण P पर बताना है तो E P2, 3 के कारण बताना है तो E P3, 4 के कारण बताना है तो E P4। ये अभी क्या कहता है, वही बतिया कहता है कि अगर इस बिंदु पर कुल का मान बताना है, कुल कितना बल लगा, कुल कितना तीव्र है, ये ई का मान बताना है, कुल ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुल मान बताना है, तो सबका सदिश योग कर दो। मतलब ई P1 ई P2 ई P3 और ई P4, ऐसे कर दो। अभी तुरंत सूत्र बताए हैं ई का, 1/4 पाई F0 इंटू Q1 होगा, Q1 क्या लग रहा है ना, तो Q1 बटा R स्क्वायर, बीच की दूरी भी ले सकती हो, मान लो कि ये बीच की दूरी R1 हो जाएगा, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3, यहाँ पर R4 हो जाएगा, मान लो R1 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई F0 Q2 बटा R2 का स्क्वायर, इसकी दिशा दर्शाना हो तो दर्शा सकते हो, असल में प्लस 1/4 पाई F0 Q3 और R3 का स्क्वायर, डट 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 ऐसे क्या रहेगा, आता रहेगा। और वैसे ही क्या काम कर लेंगे,
1/4πε0 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा काम, निकाल देंगे, हो जाएगा। और समझ में, तो यही है बहुल आवेशों के बीच बल या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे ही होगा जैसे कूलाम वो बताए बहुल आवेशों के बीच बल वाला, वैसे ही ये भी होगा बहुल आवेशों के बीच तीव्रता वाला। अब क्या पढ़ना है, हाँ अब शुरू कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, हाँ हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगे, किसे कहेंगे। आप समझ में बोर हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहेंगे, और समझ में, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहेंगे, सिंपल, वे रेखाएं, वे रेखाएं जो कहां से निकलती हैं, विद्युत क्षेत्र से। वे रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र से निकलती है, कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, सिंपल है। वे रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र से निकलती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या पढ़ना है, हमको गुण पढ़ना है कि इसके गुण कितने होते हैं। पहला गुण, हमेशा कहां से निकलेंगी, प्लस से, और कहां पर खत्म होंगी, माइनस पे, समाप्त हो जाएंगी। दूसरा, प्लस से निकलती है माइनस पर, समाप्त हो जाती है। दूसरा, खुला वक्र, देखो नीचे वो खुला नहीं है, ये बंद थोड़ा होता है, खुला होता है। ये कैसा वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है। तीसरा, हाँ, और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, मतलब ये रेखाएं जो जा रही हैं ऐसे, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे, ऐसे काटेंगी नहीं एक दूसरे को। और काटेंगे क्यों नहीं काटती है, कहीं काटने पर कितने दिशा हो जाएगी, दो, जो संभव नहीं है। चौथा नंबर, अगर कहीं से, अगर इसकी तुमको दिशा बताना है, अगर किसी रेखा पर दिशा बताना है तो इस पर क्या खींचना पड़ेगा, तुमको स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। तो अगर दिशा बताने के लिए कौन सी रेखा खींचना पड़ता है, स्पर्श रेखा खींचना पड़ता है। पांचवा नंबर, अगर कहीं से रेखाएं ज्यादा गुजर रही हैं, रेखाएं रेखाएं की जो संख्या होती है, रेखाओं की जो संख्या होती है वो किसके बारे में बताती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताती है। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर ज्यादा संख्या रेखा है, मतलब वहां पर तीव्र ज्यादा है, जहां पर संख्या रेखा कम है वहां पर तीव्र का है, कम है, सिंपल। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वो बताती है कि रेखाएं कितनी, अगर कहीं रेखाएं कम है वहां पर तीव्र कम है, कहीं पर रेखाएं ज्यादा है तो वहां पर तीव्र का है, ज्यादा, ज्यादा है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण समझ में, कितना होता है, 5 होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब विद्युत क्षेत्र से निकले, पहला धन आवेश से कहां पर समाप्त हो जाए, ऋण आवेश पे, खुला वक्र बनाती है, प्रतिच्छेद ये नहीं करती हैं, और दिशा हमेशा कहां पर बताने के लिए क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा, और रेखाओं की संख्या हमेशा क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है। अब था वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, हाँ, वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बताता है कि कितनी रेखाएं हैं, कितनी हैं। मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, तो यहां से कौन सी रेखाएं गुजरेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मान लो यहां पर एक पृष्ठ ले लिए, अपन मन से क्या मान लिए, पृष्ठ मान लिए, तो इस पृष्ठ से कितनी रेखाएं गुजरेंगी, 10 गो की, 20 गो की, 30 गो, ये कौन बताएगा, वैद्युत फ्लक्स बताएगा। वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। इसका सूत्र क्या होता है, ई डॉट ए कोस थीटा। अगर मान लो कि फाई ई बराबर कोस थीटा का मान 0 हो जाए तो ई डॉट का हो जाएगा, ए हो जाएगा। या कहीं का ऐसा भी लिखा रहता है फाई ई बराबर ई डॉट ए, इसका मतलब ये कोस थीटा। और मान लो कि थीटा का मान 0 हो जाए तो क्या बचेगा, फाई ई बराबर ई ए बचेगा।
फाई का सूत्र ये हो जाएगा। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मात्रक, हाँ, इसका जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ये होगा असल में न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा? मात्रक होगा। तो इस तरह खत्म कर दिए बहुत सारा चीज। कहां तक खत्म कर दिए? वैद्युत फ्लक्स खत्म हो गया। अब आगे की बारी। जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पहुंचा दीजिए वहां तक जहां तक इसको जाना चाहिए। अब शुरू करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान आवेश, समान लेकिन विपरीत प्रकृति के, जैसे देखो क्या कह रहे हैं, जैसे कि मान लो माइनस क्यू और इधर भी क्या ले लिए? प्लस क्यू। दोनों क्यू क्यू है, समान है, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग है, को प्लस को एक को माइनस की, और दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो, और बहुत कम की दूरी को क्या कहते हैं? 12 कहते हैं। तो इसी को कौन सा द्विध्रुव कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी बहुत क्या हो? कम हो, और वो कम दूरी कितनी हो? 2L हो, उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? दोनों आवेश में से कितना आवेश ले लेंगे? एक आवेश। दोनों आवेश में से एक आवेश ले लिए, गुणा उनके बीच की दूरी, इसी को वैद्युत द्विध्रुव का कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से, स्मॉल पी से। पी बराबर क्या होता है? 2QL, ये होता है। और इस पी का मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर, ये होता है, कूलाम इंटू मीटर। याद रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, दो आवेश बहुत समान दूरी पर, बहुत कम दूरी पर, तो वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इस दोनों द्विध्रुव में से एक आवेश और उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव, आघूर्ण कहते हैं। पी से प्रदर्शित करते हैं, पी बराबर 2QL। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर होता है। अब वो प्रश्न कराने वाले हैं जो यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछता है, और इस प्रश्न को लेकर लड़कों का बहुत ज्यादा दिक्कत भी रहता है, समझ में नहीं आता है, तो उस प्रश्न को कराते हैं। तुम्हारा शुरू तुम ही बाकी थी, जमाई आएगा लड़का। 1 घंटा का ऊपर हो गया है क्लास चलते चलते, 1 घंटा, 1 घंटा प्लस। मजाक ना, सीरियस बता रहे हैं। हाँ, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 29 मिनट 29 सेकेंड। चलो अभी 1 घंटा हुआ, अभी तो 2 घंटा बाकी है। कौ बजे? 5:30 बजे था ना, कम से कम 8 बजे तक जाएगा, 7:30 बजे तक, 5:30 थोड़ी शुरू होता है। शुरू करते हैं अब आगे, बहुत इंपॉर्टेंट, समझना समझना भाई, पेपर में बहुत बार पूछता है। क्या पूछता है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहला इंपॉर्टेंट हेडिंग।
पेपर में बहुत बार पूछता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष स्थिति में, अक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष को ही क्या नाम दिया जाता है? अनुदैर्ध्य नाम दिया जाता है। अक्ष का ही नाम क्या है? अनुदैर्ध्य। तो अक्ष को ही क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, समझो बात को, पेपर में बहुत बार पूछता है, बहुत आसान तरीका में समझो। इधर है माइनस क्यू, डॉट 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 कर रही है, और इधर है क्या है? प्लस क्यू, और बीच की दूरी कितनी है? 12 है। यूट्यूब पे दिखाई दे रहा है एगो लड़का पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दो, पीला शर्ट वाला, पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो यहां ध्यान दो देखो, माइनस क्यू और प्लस क्यू, बीच की दूरी कितनी है? 12। इसके मध्य बिंदु कितना है? ओ है। मध्य बिंदु क्या है? ओ। जब मध्य बिंदु ओ ले लिए तो इधर कितना होगा? एल होगा। इधर कितना होगा? एल होगा। होगा कि नहीं होगा? इस मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु का ले लेना है? पी लेना है। ऐसे में तो इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष। अक्ष मतलब सीधे। क्या बताना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब इस बिंदु पी पर तुमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। समझो, ये बिंदु पी पर क्या होगा? देखो भाई, जो माइनस क्यू के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा उसको कहेंगे E1, और जो प्लस क्यू के कारण निकलेगा उसको क्या कहेंगे? E2। पहला के कारण निकल रहा है तो E1, दूसरा के कारण निकल रहा है तो E2। देखो, हमेशा एक बात याद रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताए हैं हमेशा प्लस से बाहर जाती हैं। प्लस से क्या जाती हैं? बाहर विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और कहां पर जाती हैं? माइनस की तरफ जाती हैं। बताए नहीं पहला गुण, धन आवेश से चलती है, कहां पर जाती है? ऋण आवेश पर। तो वही बताया कौन? धन आवेश से बाहर निकलती है और माइनस की तरफ आती है। तो इस माइनस क्यू के कारण E1 की दिशा कैसी होगी? प्लस में कहां होगी E1 की दिशा? माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर जो E1 की दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी। और समझ में? E1 की दिशा कहां होगी? अंदर की तरफ। कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां आएंगी? अंदर। तो इस बिंदु पर जो E1 की दिशा होगी वो कहां होगी? अंदर की तरफ। प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P पर जो E1 की दिशा होगी वो कहां होगी? बाहर की तरफ होगी। इस E1 की दिशा इसके कारण अंदर की तरफ और प्लस के कारण बाहर की तरफ। तो दोनों की दिशा विपरीत है कि नहीं विपरीत है? तो अगर कुल का मान बताना है तो E2 में से E1 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब चलो पहले निकालते हैं कि माइनस के कारण इस पर E1 का मान आएगा तो आएगा कितना? माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसका मान निकाल रहे हैं? E1 का मान निकाल रहे हैं। किसका मान निकाल रहे हैं? E1 का। सूत्र क्या होता है भाई? तो सूत्र हम जानते हैं, 1/4πε0 इंटू Q1। Q1 नहीं है, Q है, Q। तो Q और बट्टा के नीचे क्या होता है? R स्क्वायर। R स्क्वायर लिख दे रहे हैं सूत्र यहां पर, R स्क्वायर। R मतलब क्या होता है? दो बिंदु से लेकर अवेश के बीच की दूरी होता है। तो समझो यहाँ के R की जगह पे क्या रखेंगे, बात समझना। देखो, तुमको पहुंचना है यहां से कहां तक? यहां तक। लेकिन अगर तुम R दूरी लोगे तो यहां से यहीं तक ना पहुंचोगे भाई, यहीं से ना शुरू है R। लेकिन तुमको पहुंचना अभी कितना है? इतना दूर पहुंचना है। तो और तुमको अभी कितना कदम चलना पड़ेगा? L कदम। R तो चले, यहां से यहां तक आने के लिए R तो चले, लेकिन R से अगर तुमको माइनस क्यू तक पहुंचना है तो और कितना कदम चलना पड़ेगा? L कदम। मतलब ये कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R प्लस L है। हाँ, तो R के जगह पे क्या लिखेंगे? R प्लस L लिखेंगे। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब प्लस क्यू के कारण आ रहे हैं
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, तो यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा के नीचे। अब देखो तुमको यहां से कहां तक आना है, यहीं तक आना है भाई, प्लस क्यू तक, लेकिन तुम इतना आर चलोगे तो इतना दूर आ जाओगे, लेकिन तुमको इतना दूर आकर क्या करोगे, तुमको तो आना इतना ही दूर ना है, मतलब इतना दूर तुमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक आओगे तो आर, लेकिन ये चाहिए नहीं, तो आर में से क्या घटाना पड़ेगा, इतना दूर एल। तो अगर तुम ये आर की जगह पे यहाँ पर क्या लिखोगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अभी तुरंत बताएं कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल तीव्रता का मान निकालना चाहते हैं, कुल तीव्रता ई का मान निकालना चाहते हैं, तो E2 में से E1 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आज समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इतना ले सकता है। अब निकालते हैं कुल तीव्रता का मान। E बराबर क्या है, E2 माइनस E1। देखो E बराबर E2, E2, E2 ये मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा के नीचे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। पहला, अच्छा E2, 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 हाँ दूसरा वाला E2 की जगह पर ये वाला मान यहाँ पर क्या कर दिए, रख दिए, माइनस, तो माइनस E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और बटा के नीचे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अरे इसे चीज से रही है। ई बराबर कॉमन क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन 0। और एक और चीज कॉमन है, ये तो कॉमन है, और इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू भी कॉमन है, क्यू भी क्या है, कॉमन, कॉमन कर लिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा। हर समझ में। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, एलसीएम लेने आता है हमको, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, दोनों एलसीएम आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जब ये एलसीएम हो गया तो इससे ये वाला खत्म, ये वाला बचेगा, तो ऊपर हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में क्या लगा है माइनस, इससे ये वाला खत्म, तो क्या बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, समझ में। इसी को एक बार जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ दो एक बार, और इसी में एक बार इसको क्या करो, घटा दो, माइनस आर और प्लस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। और बटा के नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एल, आर प्लस एल और दोनों का होल स्क्वायर, दोनों का क्या स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ कहाँ है आर का स्क्वायर, अब लिखेंगे, अभी तो पहले ये लिखें कि दोनों होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोनों का, ये भी बताएं। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, एल से एल खत्म, आर में आर जोड़ेंगे तो 2r, आर से आर खत्म, एल में एल जोड़ेंगे तो 2l, बट्टा के नीचे आओ, यहाँ यहीं बतिया देखो, यहीं पर दिया, एक बार घटाया है, एक बार जोड़ा है, तो इसको मन है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके जगह पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बात समझो, ये जो है मान लेंगे, माना जो आर स्क्वायर है वो बहुत बड़ा है किससे, एल स्क्वायर से, अतः आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, आर स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू 2r इंटू 2l बटा के नीचे इसके जगह पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, और पहले ही से स्क्वायर है। ई बराबर ई बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 देखो 2L का गुणा Q में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2L Q इंटू आर होगा वैसा ही 2R वैसा ही होगा और बट्टा के नीचे स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा 2 दूनी के 4 एक बार से एक बार खत्म तो आर के पावर क्यूब बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2L Q का मान कितना होता है P और यहाँ पर 2 रख देंगे और बट्टा के नीचे आर क्यूब ये किसका मान निकल जाएगा ई का मान निकल जाएगा यही हो जाएगा सूत्र। तो बिंदु आवेश के कारण पहला क्या हो गया अक्ष वाला क्या हो गया खत्म हो गया। अब बारी है किसकी निरक्ष वाले का। कई लड़का बोर हो गया का अब बारी है किसकी निरक्ष। निरक्ष समझने की कोशिश करते हैं निरक्ष किसे कहेंगे। अक्ष भी आ सकता है पेपर में और निरक्ष भी आ सकता है दोनों इंपॉर्टेंट है जो तुम लोग दोनों याद कर लेना घर पे और तुमको फेयर बनाना होगा तो मांग लेना फेयर बनाएगा समझ तो ली ही उसका लास्ट में क्या बचेगा फेयर बनाने का नोट्स ले लेना नोट्स फाड़ दीजिए अभी है अब इतना समय है अभी से फाड़ना शुरू कर दी आज समय आते आते पूरा फाड़ के चिरकुट बना देगी। अगला नंबर है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति जिसको अनुप्रस्थ कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझो बात को पॉइंट को समझना इसको भी समझने में लड़कों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है समझो इसको -Q 2L दूरी +Q ये हुआ वैद्युत द्विध्रुव। निरक्ष मतलब होता है ऊपर निरक्ष मतलब ऊपर तो इसके मध्य बिंदु से कहां पर पहुंचोगे ऊपर यहां पर लोगे बिंदु P और ये बिंदु O हो जाएगा ठीक है। अगर तुमको यहां से यहां पर पहुंचना इनके बीच की दूरी को निकालना है तो ऐसे लाइन मिलाना पड़ेगा अगर यहां से तुमको यहां पहुंचना पड़ेगा तो इसके बीच की दूरी यही ना होगा ये लाइन। अब समझो ये जो है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है R है मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर P लिए हो R दूरी पर। अब समझो तुमको -Q पे कहां पर पहुंचना है P तक पहुंचना है ये जानते हो ना यहां से यहां तक की दूरी कितनी है L और यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है L। तुमको यहां से कहां पर पहुंचना है यहां पर पहुंचना है यहां से यहां तक पहुंचे यहां से यहां तक पहुंचना है। देखो ये हुआ 90 अंश का कोण 90 अंश के सामने वाले को क्या कहते हैं कोण कहते हैं। ये वाला हो जाएगा लंब ये वाला हो जाएगा आधार तो कोण स्क्वायर का हमको कोण का मान बताना है भाई तो कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो लंब है ये आर का स्क्वायर आधार है ये एल का स्क्वायर कोण है ये कोण स्क्वायर को उधर भेज दो तो कोण का मान कितना आ जाएगा कर्णी स्क्वायर उधर जाएगा तो कर्णी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो यहाँ से इसका मान निकल गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो ये अभी कितना होगा कर्णी में आर स्क्वायर प्लस का होगा एल स्क्वायर उतना ही होगा क्योंकि दोनों वही है आर एल तो जब इसका भी निकालोगे कोण तो उतना ही आएगा दोनों का एक ही होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कर्णी में। अब देखो बात सुनो अगर कोनो एक बिंदु है अगर इसको तुम घटक में विभाजित करना चाहते हो
तो इधर जो होता है उसे कहते हैं कोस थीटा, और जो ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं, साइन थीटा। क्षैतिज घटक होता है कोस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होता है साइन थीटा। मान लो नीचे की तरफ निकालना होता तो कोनो दिक्कत नहीं है, नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा और इधर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो किसी बिंदु को दो घटक में विभाजित कर सकते हो, जो सीधे जाएगा वो कोस थीटा और जो ऊपर जाएगा वो साइन थीटा, यही होगा। अब बात समझो, देखो माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी उसे E1 कहेंगे, और प्लस के कारण जो निकलेगी E2 कहेंगे। तो E1 की दिशा कहाँ होगी, अंदर की तरफ न होगी, अभी तुरंत बताएं। विद्युत क्षेत्र का माइनस में अंदर की तरफ आती है, तो E1 कहाँ होगा, अंदर की तरफ। और ये प्लस के कारण E2 कहाँ होगा, बाहर की तरफ। अब इस E1 और E2 को 36 घटकों में विभाजित करो। देखो E1 को विभाजित करना है, तो E1 देखो कैसा है, नीचे की तरफ है कि नहीं, नीचे की तरफ। जब ये नीचे की तरफ ऐसे है, ऐसे है, तो इसका अगर ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें तो वो भी नीचे की तरफ होगा, जो क्या होगा, साइन थीटा। E1 के कारण निकाल रहे हो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। और इधर तरफ क्या होगा, क्षैतिज घटक, जो क्या होगा, कोस थीटा। जब E1 के लिए निकाल रहे हो तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, E1 कोस थीटा। अगर इस बिंदु पर ऊपर की तरफ बात कीजिए, इधर गया है E2, तो अभी बताए ऊपर गया है तो ऊपर जो निकालोगी वो कौन सा घटक होगा, साइन टू। E2 के कारण निकाल रही हो तो E2, इधर जो होगा वो क्या होगा, कोस थीटा। E2 के कारण निकाल रही हो तो क्या होगा, E2 कोस थीटा। तो E1 के कारण जो निकलेगा वो देखो, एगो नीचे की तरफ है जो है E1 साइन थीटा, और एगो इधर की तरफ है E1 कोस थीटा। इस E2 के कारण निकालोगी तो ऊपर की तरफ जो है वो E2 साइन थीटा, और जो इधर की तरफ है वो क्या है, E2 कोस थीटा। यही ना है, इसमें ध्यान देना, जो साइन वाला है, साइन वाला एगो ऊपर है एगो नीचे है, और दोनों समान है तो दोनों खत्म हो जाएंगे। ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन बचेगा कौन, E1 और E2, कहेंगे दोनों की दिशा क्या है, एक ही तरफ है। तो दोनों को अगर जोड़ दोगे तो इस बिंदु पर क्या निकल जाएगा, कुल विद्युत क्षेत्र का मान निकल जाएगा। तो कुल विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए E1 cos थीटा में किसको जोड़ देंगे, E2 cos थीटा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब समझो, सबसे पहले निकाल लेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और E1 का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर करते हैं। जब आर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बचेगा। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको क्या कहेंगे, E2 कहेंगे। और E2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, आर स्क्वायर होता है, फिर से वही स्क्वायर से करनी, खत्म, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और हमको कुल परिणामी तीव्रता का मान निकालना है, कुल परिणामी तीव्रता का मान निकालना है, तो E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2, यही होगा। तो E1 का मान कितना आया है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, ना ना ये परिणामी ऐसे थोड़ी निकलेगा। अगर कुल परिणामी तीव्रता का मान निकालना है, ई का मान निकालना है, तो बताएं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा कौन, कोस थीटा वाला। मतलब हमको कुल निकालना है तो E1 कोस थीटा में किसको जोड़ना पड़ेगा, E2 कोस थीटा को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ई बराबर E1 का मान अभी तुरंत बताइए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। तो आधार कौन है, एल, और कोण कौन है, यही कॉर्नी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस E2 कोस थीटा। और E2 कोस थीटा का मान जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी कोस थीटा का मान निकालें, एल बटा कॉर्नी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ई का मान इतना हो जाएगा।
दोनों देखो जो एक जैसा नहीं है, तो ये अभी एक्स हो जाएगा, ये अभी एक्स हो जाता है। जब एक्स में एक्स जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 2x, तो मतलब इसमें इसको जोड़ देंगे तो 2 बस आगे लग जाएगा, ये वहीं उतार देना है। अब ये निकाल दे रहे हैं ऊपर वाला। समझो क्या होगा यहाँ पर, अगर ई का मान निकालना चाहे तो ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 2 लग जाएगा बस, इसके आगे क्या लग जाएगा 2, 2 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बटा कॉर्नी में आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। मान लेंगे चूंकि जो आर स्क्वायर है वो बहुत बड़ा है किससे, एल स्क्वायर से, इसलिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ई बराबर 2QL, 2QL, इसको साइड में रख देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 2QL को एक साथ लिख देना बटा के नीचे, इसके जगह पे क्या रखेंगे आर स्क्वायर, कॉर्नी में इसके जगह पे क्या रखेंगे आर स्क्वायर, स्क्वायर से कॉर्नी खत्म। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू इसका मान क्या है पी, आर स्क्वायर में आर से गुणा करेंगे तो कितना होगा आर का पावर 3, ये ई का मान निकल जाएगा किसके लिए, निरक्ष के लिए। तो ये अक्ष के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, निरक्ष के लिए हो गया। ऐसा समझ में, दोनों में अंतर बस इस बात का है कि अक्ष में 2 आया था, यहां पर 2 नहीं आए। हाँ 2p था वहां पर, यहां पर कितना है p। तो अक्ष निरक्ष बहुत बहुत बार पेपर में पूछता है, समझ सकते हो। क्या लग रहा है आज खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, काहे नहीं होगा, यही तो मेन है। आधे कहाँ, बहुत कम बाकी है, बस वही 3-4 को जो है। गॉस के में दम नहीं है, इतना बड़ा थोड़े होगा, यही बस बड़ा था ये। 1, 1.5, 1.5, 1:30, हाँ 1:23 हुआ, 7 बज गया, 7 बज गया, 8 बज जाएगा, चलो कोनो दिक्कत नहीं, 8 बजेगा आज। नींद आ रहा है तो क्या करे, नींद आ रहा है यूट्यूब भाई, यूट्यूब पर देखना एक बार। हाँ 5 बजे से थोड़ा रात रहा था, कोई आता भी नहीं 5 बजे। अब आगे है, अक्ष निरक्ष का हो गया, खत्म हो गया। अब क्या पढ़ना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। अब पढ़ना है हमको बल युग्म का आघूर्ण। अब आ रहा है स्पीड में, स्पीड में आ रहा है, खत्म, 1 घंटा में खत्म हो जाएगा। बल युग्म का क्या है, आघूर्ण है, बस समझो। ये हुआ वैद्युत क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र हुआ, वैद्युत क्षेत्र। इसमें कोई आवेश रख दिए, -q + q, +q और -q रख दिया आवेश। कितना कोण पे रखे हैं, थीटा कोण पे रखे हैं। तो -q के कारण जो बल होगा वो इधर की तरफ लगेगा, F बराबर QE। +q के कारण बल कहाँ लगेगा, इधर की तरफ QE, F बराबर QE। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और माइनस के कारण विपरीत दिशा में लगता है। इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, तो ये घुमाने नहीं लगेंगे बल को। ये बल क्या करेगा, इसको घुमाएगा। जब ये गोल में घूम रहा है तो मतलब क्या उत्पन्न होगा, बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो बल युग्म का आघूर्ण निकालने का तरीका क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं बल युग्म के आघूर्ण को, टाउ से। टाउ से बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, टाउ, बल युग्म का आघूर्ण टाउ होता है। टाउ बराबर सूत्र क्या होता है, एक बल गुणा बल के बीच की दूरी। तो यहां पर एगो बल कौन लग रहा है, QE, QE, एगो बल ले लो QE, और बीच की दूरी कितनी है, 2L है। द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L। तो 2L और थीटा मानना है तो यहाँ पर क्या लेना है, साइन थीटा लेना है। तो टाउ बराबर 2LQ को एक साथ लिख दो, ये 2LQ इंटू साइन थीटा। 2LQ किसके बराबर होता है, P के बराबर, ये P के बराबर हो जाएगा, P का हो जाएगा साइन थीटा। और इसको सदिश के रूप में लिखना हो तो टाउ P क्रॉस का हो जाएगा, E हो जाएगा। इसका ये क्या हो जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा, टाउ बराबर P क्रॉस E। अगर
थीटा का मान 90 अंश रख दिया जाए तो टाउ कितना होता है, मैक्सिमम हो जाता है, पीई साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, एक होता है, तो टाउ मैक्सिमम का मान कितना होता है, एक आता है। टाउ मैक्सिमम का मान कितना आता है, एक, तो क्या बचेगा, टाउ मैक्सिमम बराबर पी बचेगा। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। हाँ, बल युग्म का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो बल युग्म का गुण क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या है, आवेशों का वितरण। हाँ? तो खत्म है जी, दम थोड़े, 1 घंटा में खत्म बस, अब 1 घंटा में होने में समय है। आवेशों का वितरण, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है, अगर किसी वस्तु को आवेश दो और उस पर किस रूप से हो, एक समान रूप से हो। अगर किसी वस्तु को आवेश देने पर वो किस रूप से हो, एक समान रूप से, तो उसे क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहेंगे। ये कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का याद रखना, 3 प्रकार का। जो पहला होता है उसे क्या कहते हैं, आवेशों का, आवेशों का रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व। यदि आवेशों का वितरण किस पर हो, रेखा पर हो, और किस रूप में हो, एक समान रूप में हो, रेखा पर एक समान रूप से हो, तो उसे क्या कहेंगे, आवेशों का रेखीय घनत्व। किससे प्रदर्शित करेंगे, लेमडा से, लेमडा बराबर क्यू बटा एल। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर, ये होता है। तो ये हो गया आवेशों का रेखीय घनत्व। अब अगला नंबर है वो क्या है, आवेशों का पृष्ठ घनत्व, आवेशों का पृष्ठ घनत्व। तो आवेशों का पृष्ठ का हो, तो अगर किसी आवेशों का वितरण पृष्ठ पर एक समान रूप से हो, अभी आवेशों का वितरण पृष्ठ पर क्या हो, एक समान रूप से हो, किससे प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बटा ए, और इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक। हर समय तो आवेशों का पृष्ठ घनत्व हो गया। अगर पृष्ठ पर एक समान रूप से हो आवेशों का वितरण, तो आवेशों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तीसरा नंबर है आवेशों का आयतन घनत्व, आवेशों का आयतन घनत्व। तो आयतन घनत्व, अगर आवेशों का वितरण किस पर हो, आयतन पर हो, और वो भी किस रूप में हो, एक समान रूप से हो, तो आवेशों का कौन सा घनत्व कहते हैं, आयतन घनत्व। आयतन घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से, रो से, पी जैसा बनता है। सूत्र क्या होता है, रो बराबर क्यू बटा भी, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है इसका मात्रक, ये इसका मात्रक होता है, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो ये ऐसा आवेशों का आयतन घनत्व भी क्या हो गया, खत्म हो गया, तीनों खत्म हो गया। अब बारी किसकी है, गॉस के नियम से। आगे के नहीं जी, देख रहा है स्पीड, खत्म, हाँ खत्म है, खत्म है, खत्म है। हाँ, तुम्हारा ये खत्म नहीं होगा। बस गॉस का नियम खत्म तो समझो कि 3-4 बचेगा, बस कहानी खत्म। उसमें भी दम नहीं, गॉस का नियम, गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या होता है भाई, गॉस का नियम किसे कहते हैं, जब कोई ऐसे पढ़ेगा तो उसका एक भी नंबर बोर्ड में कम नहीं आएगा, पूरा का पूरा नंबर आएगा। गॉस का नियम, गॉस का जो नियम होता है, बताए थे कि कोई बंद बंद कोई वस्तु हो, पृष्ठ हो, उसमें जितना भी आवेश हो क्यू, उसका एप्सिलॉन 0 गुना होता है, 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। जो वैद्युत फ्लक्स होता है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है, अगर किसी वस्तु में जितना भी आवेश हो, उस आवेश का कितना गुना होता है, 1/एप्सिलॉन 0 गुना। किसने बताया था, गॉस का नियम बताया था कि अगर किसी वस्तु के अंदर जितना भी आवेश हो, उसका 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। किसने बताया था, गॉस ने। अब इसकी उत्पत्ति करवा दे रहे हैं, उत्पत्ति मतलब ये सूत्र सिद्ध करवा दे रहे हैं, कहां से आया है समझो। गॉस के नियम की उत्पत्ति, उत्पत्ति करवा रहे हैं, समझो। यहां पर ले लिए एगो पृष्ठ, ले लिए गोल बंद पृष्ठ,
इसके केंद्र पर कोई अवेश रख दिए, कितना Q, और इसकी त्रिज्या कितनी है R है। और समझ में, तो पहले निकालेंगे हम इसके छोटे छोटे से भाग के लिए निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, उसके बाद पूरे के लिए निकाल देंगे, हो जाएगा काम। पहले छोटे से भाग है, उसके बाद पूरा भाग, तो पहले छोटे से भाग के लिए निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स कौन सा भाग के लिए निकाले हैं? छोटे से भाग के लिए। तो निकालो छोटे से भाग के लिए, लिखो। अगर छोटे से भाग को मान लेंगे पूरे का क्षेत्रफल A है, तो छोटका का क्षेत्रफल कितना है? DA है। तो DA की जो दिशा होगी वो भी बाहरी की तरफ होती है, और इसके साथ जो E की दिशा होगी वो भी कहाँ होगी? बाहरी। दोनों ही कहीं दिशा में हो गए। तो याद रखना कोस थीटा का यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, थीटा का मान कितना होने वाला है? 0 होने वाला है, इसलिए। अब समझो, कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। लघु अवयव के कारण क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स। लघु अवयव DA के कारण क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स सूत्र क्या होगा जानते हैं? अभी तुरंत बताएं। डी फाई ई, जब छोट के लिए निकाल रहे हैं तो फाई ई भी क्या होगा? छोटा होगा। डी बटा छोटा है। सूत्र क्या होगा? ई डी ए कोस थीटा, कोस थीटा। लेकिन अभी बताएं थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। तो क्या बचेगा? ई डी ए। तो डी फाई ई का मान कितना आ गया? ई डी आ गया। और पूरे के लिए निकाल दो, पूरे के लिए वैद्युत फ्लक्स। तो पूरे के लिए निकालना है तो बस इसके आगे क्या लगा देना है? समाकलन का चिन्ह लगा देना है। डी फाई ई का मान यहां पर रख देना, डी फाई ई बराबर ई का मान यहां पर रख देना है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर इंटू डी। ये होता है ई का मान, ई की जगह पर रख दिए, दोनों जगह समाकलन का चिन्ह कर दो, Q बटा R स्क्वायर इंटू डी। इसका समाकलन करेंगे, एक के सापेक्ष समाकलन कितना होता है? फाई ई हो जाएगा। ये सब बाहर आ जाएंगे, इंटू Q बटा R स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? डी ए मतलब पूछ रहा है कुल कितना क्षेत्रफल है, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई R स्क्वायर। 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म। लास्ट में क्या बच गया देख सकते हो? Q बटा एप्सिलॉन 0। हो गया कि नहीं? सिद्ध हो गया। यही है गॉस के नियम की उत्पत्ति। जिसको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर सकता है, इसका बेहतर नहीं मिलेगा। हो गया, गॉस का नियम खत्म। अब आगे चलते हैं। अब और 5 बाकी है, बस खत्म है। अनुप्रयोग, गॉस के नियम का क्या पढ़ना है? अब अनुप्रयोग, अनुप्रयोग पढ़ना है गॉस के नियम का। सबसे पहला अनुप्रयोग, कूलाम के नियम की उत्पत्ति। कूलाम के नियम की उत्पत्ति। गॉस के नियम का अनुप्रयोग है कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो कूलाम का नियम क्या था? अभी तुरंत बताए थे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और बटा के नीचे R स्क्वायर। ये था, इतना हमको सूत्र लाना है। तो इसके लिए लेना पड़ेगा दो गो आवेश, Q1 और Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? R। अगर गॉस का नियम का प्रयोग करना चाहते हो तो इसके चारों तरफ क्या लेना पड़ेगा? बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो मान लो ये बंद पृष्ठ, और Q1 को मान लो कि केंद्र पर है। बंद पृष्ठ बनाएंगे तो अभी गॉस का निकल पाएगा। हो गया, बंद पृष्ठ ले लिए, केंद्र मान लिए Q1 केंद्र पर है, R त्रिज्या है, काम खत्म। निकाल दे रहे हैं। अब क्या निकालेंगे? सबसे पहले कुल वैद्युत फ्लक्स, मतलब फाई ई का मान निकालेंगे। तो क्या होगा? Q1 बटा के नीचे एप्सिलॉन 0। ये होता है Q बटा एप्सिलॉन 0। Q1 अंदर तक हो जाएगा, Q1 बटा एप्सिलॉन 0। मान लो कि Q1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है? E है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, E है। तो अब तीव्रता बराबर E, तब फाई ई का सूत्र क्या हो जाएगा? E इंटू ए। दोनों एक ही चीज है। फाई ई का मान दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हो गया कि नहीं हो गया? ए का मान जानते हैं, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई R स्क्वायर। E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर किस में है? गुणा में, इधर जाएगा तो भागा में। तो E बराबर 1/4 पाई R स्क्वायर इंटू Q1 बटा के नीचे एप्सिलॉन 0। हो गया, कहानी खत्म। ये इधर आ गया तो 1 बटा हो गया, ये वैसे का वैसे ही। तो ई का मान इतना निकल गया। अब Q2 पर बल निकाल दो, Q2 पर बल। तो F बराबर Q2 E, यही ना होगा बल का सूत्र? Q2 पे बल निकाल रहे हो तो F बल, Q2 पर निकाल रहे हो Q2, यहाँ पर E हो जाएगा। Q2 वैसे ही E का मान देखो निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 और बटा के नीचे एप्सिलॉन 0। इसमें गुणा कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 कहाँ से आर स्क्वायर, आर स्क्वायर Q1 Q2 का हो गया आर स्क्वायर। निकल गया कि नहीं निकल गया, आ गया कि नहीं कूलाम का नियम, तुरंत आ गया, कुछ दम नहीं है। समझ में। अब दूसरा ये कहता है, दूसरा भी बहुत आसान है, ऐसे ही तरीका से दूसरा भी समझ सकते हैं, दूसरा भी इससे भी आसान है। दूसरा में भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। दूसरा कैसे करोगे, तो दूसरा में कह रहा है, दूसरा जो अनुप्रयोग है वो सिद्ध करना है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लाना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस थोड़ा सा परिवर्तन करो। Q1 के जगह पे क्या लिख दो, Q, R दूरी पर Q2 ना लेकर एक बिंदु का ले लो, P ले लो, बस अंतर यही करना है, एकदम आसान। सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, जहां पर लिए थे वहां पर R ले लेना है, बिंदु P ले लेना है, Q2 की जगह पे, हो गया। यही ना विद्युत क्षेत्र, इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। सेम टू सेम वैसे ही आओगे, बस Q1 की जगह पे क्या लिख देना है, Q लिख देना। यहाँ पर Q1 की जगह पे क्या लिख देना है, Q लिख देना। इधर आओगे और ये सब मिच काट देना, हो गया, सीधा आ गया। Q1 की जगह फिर क्या लिख देना है, Q लिख देना। इसको इधर कर देना, इसको इधर कर देना, ई इसको इधर, इसको इधर, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, ये वाला इधर, ये वाला इधर, आर स्क्वायर, हो गया। तो तुरंत सिर्फ मैंने कूलाम के नियम जैसा ही इसको तुरंत क्या कर पाओगे, सिर्फ बस अंतर थोड़ा सा करना है। जहां पर Q2 था वहां पर कर दिए P, और बीच की दूरी R है, जहां पर Q1 है वहां पर क्या कर दिए Q, बस मिस कर दिए। Q1 खत्म, Q1 खत्म, Q1 खत्म, निकल गया तुरंत, आधा कर दिए, हो गया, तुरंत निकल गया ये। अब तीसरा चलते हैं, तीसरा क्या है, अनंत लंबाई का लाइन, ये भी तुरंत सिद्ध हो जाएगा। कहीं का दम है कह रहा था कि नहीं खत्म होगा। अभी एक और तीसरे हो रहा है तो खत्म हो गया। दो घंटा में एक लेसन खत्म। अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण वही तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझो, बहुत आसान तरीका में समझो। देखो, अनंत लंबाई का ये तार हो गया, ये तार कौन सा लंबाई का हो गया, अनंत लंबाई का, और इस पर कौन सा आवेश दे दिए, प्लस आवेश दे दिए। अगर तुमको कूलाम का नियम का प्रयोग करना है तो तुमको क्या आना चाहिए, अगर तुमको कूलाम का नियम का प्रयोग करना है, अगर तुमको कूलाम का नियम का प्रयोग करना है तो इसके लिए इसके चारों तरफ हमको बंद कुछ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बंद का ले लेंगे, बेलन ले लेंगे। इसके चारों तरफ बंद किसकी कल्पना करेंगे, बेलन की कल्पना करेंगे। बंद चीज लेना पड़ेगा कोई ना कोई, तो यहाँ बंद का लेंगे, बेलन। गॉसियन पृष्ठ बेलन की क्या करेंगे, यहाँ पर कल्पना करेंगे। देखो, यहाँ पर अगर इसके छोटा सा भाग के लिए पता किया जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, ई का मान पता किया जाए कितना होगा। देखो, अगर विद्युत फलक, देखो बात सुनो, प्लस के कारण जो ई होगा वो इधर की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा, और डीए जो होगा वो इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा। लंबवत होता है डीए, क्षेत्रफल हमेशा लंबवत, लंबवत, और प्लस के कारण हमेशा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। लेकिन यहां पर देखो, इसके कारण, इसके लिए जो ई होगा वो तो इधर ही होगा, प्लस के कारण बाहर की तरफ, और डीबी होगा लंबवत होगा, ये तो लंबवत इधर की तरफ। यहां पर आते हैं, इसके इस भाग में क्या होगा, जो प्लस होगा के लिए बाहर की तरफ और डीए के लिए लंबवत। तो इसके बीच में कितना कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। जब इनके बीच में, दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है तो दोनों से कोई विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। काहे कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र कितना होता है, हाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा, यही ना होता है। थीटा का मान यहाँ पर कितना हो गया, 90, तो अभी 0, 90 तो अभी 0। बचेगा कौन, ये वाला, काहे कि दोनों का है एक ही दिशा में है, तो 0 अंश, बस बचेगा कौन, ई डी ए। तो तुमको बस निकालना है, किसके कारण निकालना है, इस वक्र पृष्ठ के लिए बस निकालना है, किसका मान, विद्युत फ्लक्स का मान। इसके और इसके लिए क्या होगा, 0 होगा। देखो, वक्रकार पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स
फाई ई बराबर कितना सूत्र होता है, ई इंटू ए ईडीए कोस थीटा, ईडीए कोस थीटा। अब ये दोनों दोनों तरफ समाकलन कर दे रहे हैं, तो यहां पर क्या निकल जाएगा, फाई ई और ई ए निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। अब समझो, ए का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। ए मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। तो इस बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एल लिखना है। 2 पाई आर एच होता है, लेकिन इस बेलन की जो लंबाई है वो कितनी है, एल माना गया है, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। और आर का है, इनकी क्या है, त्रिज्या है। अब देखो इतना निकल गया। अब गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, तो गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, यही होता है। और क्यू इसकी जो एथी है वो क्या है, लेमडा है। तो लेमडा बराबर ही बताए थे क्यू बटा एल, यहां से क्यू का मान कितना आ जाएगा, लेमडा एल। क्यू का मान निकल गया लेमडा एल, और बटा के नीचे एप्सिलॉन जीरो। जब दोनों एक ही चीज का मान होगा तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये वाला इसके क्या होगा, बराबर होगा। ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर एल। एल से एल कटा दो, एल से एल क्या करो, कटा दो, तो 2 पाई आर इंटू लेमडा बटा एप्सिलॉन जीरो, यहां पर कर दो इसको, तो ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू लेमडा और बटा के नीचे आर। ई का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, काम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया काम, ई का मान आ गया। और समझ में, ये था अनंत लंबाई के तार के कारण। अब पढ़ना है समतल चादर के कारण। अब किसके लिए पढ़ना है, समतल चादर के कारण। समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समतल चादर ले लो ऐसे, प्लस 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 प्लस। अब इसके लिए समतल चादर ले लिए, अब आर दूरी पर वही निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए भी हमको बनाना पड़ेगा बंद पृष्ठ। फिर से बेलन बनाओ, ऐसे चित्र, यहां पर आर दूरी पर ये चित्र, फिर से ऐसे आर दूरी पर, फिर से ऐसे। असल में ये बेलन, इसे चारों तरफ किसकी कल्पना कर दिए, बेलन की कल्पना कर दिए, बेलन बन गए, ऐसे बेलन बना लेंगे। कितनी दूरी पर, आर दूरी पर निकालना है हमको। अब समझो, छोटे से भाग के लिए निकालते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, प्लस के कारण। तो प्लस के कारण इधर होता है ई, होता है कि नहीं होता है, और डीए भी इसके लंबवत होगा, तो डीए की दिशा भी इधर ही हो जाएगी। लेकिन इस पर निकालते हैं, पहले छोटा से भाग के लिए देते हैं विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो अगर प्लस के लिए निकालना चाहो तो ये तो लंबवत होगा डीए, और ई कहाँ होगा, इधर होगा। तो कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। लेकिन इस पर निकालो, डीए लंबवत और ई भी लंबवत, दोनों एक ही दिशा में, तो यहां पर कितने अंश का हो जाएगा, 0 अंश का। तो यहां पर तो विद्युत फ्लक्स निकलेगा, लेकिन यहां से यहां तक विद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा। और समझ में, तो बस इन दोनों का आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो हो जाएगा। तो अगर तुम कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हो, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, तो अभी बताएं डी फाई ई बराबर तुमको ई डी ए, और ई डी ए को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों का आपस में क्या करो, जोड़ दो। ई डी ए कोस थीटा होता है असल में, लेकिन याद रखना कोस थीटा नहीं लिखना है, क्योंकि 0 अंश हो जाएगा, वही बतिया हो जाएगा। अब समाकलन कर दोगे तो समाकलन का चिन्ह लगा दोगे तो कहानी खत्म है वैसे ही। इसका मतलब फाई, यहाँ पर बचेगा ई ए, और यहाँ पर बचेगा ई ए, फाई ई ए में ई ए जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 निकल गया। अब गॉस के नियम का प्रयोग कर दो। गॉस के नियम से जो फाई का मान आया था वो कितना आया था, क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो आया था। क्यू इसका मान लेना कि जो पृष्ठ अवयव घनत्व कितना होता है, सिग्मा, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। यहां से अगर क्यू का मान निकालना चाहो तो सिग्मा ए आ जाएगा, सिग्मा ए इधर चला जाएगा, तो क्यू की जगह पर लिख सकते हो सिग्मा ए, और बटा के नीचे एप्सिलॉन जीरो। अब दोनों का मान एक ही चीज है तो दोनों आपस में बराबर होंगे, 2e बराबर होगा सिग्मा इंटू ए बटा के नीचे एप्सिलॉन जीरो। इससे ये वाला खत्म, गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, तो ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन जीरो। निकल गया कि नहीं, मान निकल गया। तो इस तरह खत्म हो गया आवेशों का, समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब लास्ट हेडिंग बचा है, यही लड़का
अंतिम हेडिंग 2 घंटा में खत्म। हाँ। अंतिम हेडिंग क्या है? खुश है अभी, अब नींद टूटा है तुम लोग का। लास्ट पोजीशन पे अब आदमी समझ गया कि एक बस बचा है तो नींद टूट लो अब, और नींद अब वो लगेगा भी नहीं। अब अंतिम है जो है वो है गोली खोल के कारण। गोले खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अंतिम हेडिंग जितना पढ़ा दिए उसके बाहर से आने वाला यूपी बोर्ड के पेपर में कुछ भी नहीं है। यूपी बोर्ड के पेपर में आपको यहीं का प्रश्न मिल जाएगा, बस इतना पढ़ के चल जाइएगा। इससे बाहरी के से कोई कुछ भी चैप्टर में से नहीं आएगा। गोल खोल के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, एगो गोल ले लिए, गोला ले लिए, गोला पे जो त्रिज्या है वो कितनी है? आर है। इस गोला को समान आवेश देंगे, गोला के पृष्ठ को प्लस, समान आवेश कौन सा दिए? प्लस क्यू, जो इसको पृष्ठ पर क्या है? समान रूप से है। गोला का केंद्र कितना है? ओ है। इस केंद्र से, इस गोल खोल के कारण हमको क्या बताना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस गोले के केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर एक बिंदु का ले लेंगे पी, और अगर इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है तो इसके चारों तरफ हमको किसकी कल्पना करना पड़ेगा? वही गॉसियन पृष्ठ की। मतलब इसके चारों तरफ फिर से गोला की कल्पना करेंगे, फिर से किसकी कल्पना कर देंगे? गोला की। ये गॉसियन पृष्ठ बन गया, काम हो गया। अब निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? वही कुल विद्युत फ्लक्स का मान, छोटे से भाग के लिए कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो फाई ई बराबर क्या होता है? ई डी ए, दोनों की दिशा लंबवत होगी, इसमें भी ई डी ए लिखे, दोनों तरफ का लगा दे समाकलन का चिन्ह डी फाई, फिर से वही हो जाएगा फाई बराबर ई ए। ए मतलब क्या होता है? इस गोले की त्रिज्या, इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या। तो इस बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? ए मतलब होता है इस गोले, बड़े वाले गोले के क्षेत्रफल। तो बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि यहां से यहां तक दूरी कितनी है? कैपिटल आर। यहाँ पर कितना होगा? कैपिटल आर स्क्वायर। ये फाई ई का मान निकल गया। अब गॉस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे, गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है? फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना है? सिग्मा क्यू बटा ए। ए इधर आ जाएगा तो क्यू का मान क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। क्यू के जगह पर रख दो सिग्मा इंटू ए, और बटा के नीचे एप्सिलॉन 0। यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स आया वो इसकी बात कर रहा है, इसलिए सिग्मा बटा ए का मान कितना होगा? यहाँ पर 4 पाई होगा, लेकिन यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर होगा। बस अंतर यही है, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर होगा कि बड़े वाले बात कर रहा है, यहाँ पर आर स्मॉल आर स्क्वायर होगा कि छोटे वाले की बात कर रहा है, और बटा के नीचे एप्सिलॉन 0। दोनों जब एक ही चीज का मान होगा तो दोनों आपस में बराबर होगा। ई इंटू 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बटा के नीचे एप्सिलॉन 0। कटा दो, 4 पाई से 4 पाई खत्म, क्या बचा है? ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर और बटा के नीचे कैपिटल आर स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? ये निकल गया सूत्र। गोल खोल के कारण कितना आसानी से निकल गया। और अंतिम इसमें दो और चीज पूछता है। इसमें दो और चीज पूछता है। एक पूछ देगा इसके पृष्ठ पर बताओ यहां पर कितना होगा? पृष्ठ पर। अरे भाई, तो पृष्ठ पर जब देखेंगे तो जितना यहां था, यहां सब कहां पर आ गए? यहां पर। तो जो आर है, ये आर, ये भी आर है, तो जो कैपिटल आर पहले यहां पर था, तो आर अब किसके बराबर हो गया? स्मॉल आर के बराबर हो गया। मतलब पृष्ठ पर जो कैपिटल आर होगा वो किसके बराबर होगा? स्मॉल आर के बराबर। ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, ऊपर का था कैपिटल आर, रही है का जी, आर स्क्वायर बटा कैपिटल आर। ये था सूत्र। इसमें आर के जगह पे क्या रख देंगे? स्मॉल आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म। तो ई बराबर कितना आ जाएगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। निकल गया, पृष्ठ पर इतना निकलेगा। अगर भीतर कहा जाए अंदर कितना होगा? अंदर तो क्या अंदर कोई भी आवेश है? इसके अंदर जाओगे तो कोई आवेश मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब आवेश ही नहीं है तो क्या ई का मान होगा? नहीं होगा। जब ई का मान कितना हो जाएगा? 0। जब आवेश रहेगा तब ना तुम वैद्युत क्षेत्र निकाल पाओगे। आवेश नहीं है तो कैसे विद्युत क्षेत्र निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ई का मान कितना हो गया? 0। और इसके साथ ही चैप्टर 1 लेसन क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। बिल्कुल आसान भाषा में बताकर खत्म कर दिया गया है।
और नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद दूसरा चैप्टर का।